नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर अस्कर राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है आपका इंजीनियर अस्कर राठौड़। साथियों, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ रहे हैं और राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियों में पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको गग्गड़ नदी बता दी थी। गग्गड़ नदी किस प्रकार से राजस्थान में खत्म होती है, किस प्रकार से उद्गम होता है, कहाँ कहाँ बहती है, कौन कौन सी सभ्यताएं थी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी। वीडियो को एक बार वापस जाकर के देख लेना। साथियों, आज का जो वीडियो होगा वो अपने कुछ 2-3 नदियों के ऊपर होगा, जैसे कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह में जैसी कांतली नदी, ठीक है ना। देखो, एक नदी आती है साथियों आपके राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह में, और उस नदी का नाम होगा, आप कौन सी नदी बोलोगे अपने, तो कांतली नदी बोलोगे। ऐसे ही देख लेना, ज्यादा टप माता पच्ची नहीं। देखो, कांतली नदी कहां से निकलती है, आप बोलोगे गुरुजी कांतली नदी यहां से निकलती है। यहां से एक स्थान आता साथियों आपकी पहाड़ी का नाम है अपने कौन सी, तो खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां लगेगी साथियों अपने, तो खंडेला की पहाड़ियां। और ये जो खंडेला की पहाड़ियां साथियों राजस्थान के कौन से जिले में लगेगी, सीकर में लगेगी। यहां से निकलती है कौन सी नदी, अपने कांतली नदी। और साथियों कांतली नदी अपने खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, फिर साथियों आगे की ओर जाती है और आगे जाकर के साथियों बॉर्डर लगता है अपने झुंझुनू हरियाणा बॉर्डर, झुंझुनू चूरू की सीमा लगती है। यहां पर जाकर के साथियों आपकी इस नदी का क्या हो जाता है अपने, तो अंत हो जाता है। कहां अंत होता है, आप सीधा सीधा कह सकते हो इस नदी का अंत होता अपने चूरू प्लस झुंझुनू की सीमा पर। चूरू प्लस झुंझुनू की सीमा पर इस नदी का अंत हो जाता है। यहां पर जाने के बाद साथियों इस नदी का अंत हो जाएगा चूरू और झुंझुनू की सीमा में। वैसे चूरू में नहीं जाती, केवल झुंझुनू तक की सीमित रहती है, आगे नहीं जाती है। यहां से निकलती खंडेला सीकर से और चूरू और झुंझुनू सीमा पर जाकर ये खत्म हो जाती है, ठीक है ना। यहां से नीचे की तरफ चलोगे सीकर आएगा और ऊपर की तरफ झुंझुनू आएगा। ये सीकर है, ऊपर जो कौन सा झुंझुनू। सीकर में इस नदी के किनारे पर साथियों ध्यान रखना, एक सभ्यता का विकास हुआ था सीकर के अंदर, और उस सभ्यता का नाम क्या है, तो उस सभ्यता का नाम अपने कौन सी, तो गणेश्वर नाम की सभ्यता है। प्रश्न बनेगा कि गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में, तो आपका उत्तर होगा कौन सा, सीकर जिले में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में, और किस नदी के किनारे पर है, कांतली नदी के किनारे पर है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, झुंझुनू के अंदर भी कोई सभ्यता क्या, तो आप बताओगे हाँ, झुंझुनू के अंदर आपकी सभ्यता का विकास हुआ साथियों, और उस सभ्यता का नाम है सोनारी सभ्यता, जहां पर लोहा दमन भट्टियों का अवशेष मिले थे। लोहे का प्रगलन करने, लोहा गलाने की जो भट्टियां होती है, लोहे की भट्टियां, वो लोहे की जो भट्टियां होती है साथियों, लोहे के भट्टियों के साक्ष्य मिले थे सोनारी सभ्यता से। जबकि तांबे का प्रयोग तथा हाथी मछली पकड़ने के कांटे जो मिले थे वो गणेश्वर सभ्यता से। और गणेश्वर सभ्यताओं को साथियों अपने कौन सी कहते हैं अपने, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न बनेगा कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कौन सा, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है ना। खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकल रही है, अंत आपके साथियों चूरू तथा झुंझुनू की सीमा पर हो जाता है। 2 जिलों में बहते सीकर और झुंझुनू। सीकर जिले में सभ्यता का नाम होगा गणेश्वर सभ्यता, जिसे आप लोग ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हो, जननी। और झुंझुनू के अंदर आपकी एक सभ्यता होगी जिसका नाम क्या होगा साथियों, अपने सोनारी सभ्यता, जहां पर लोहा गलाने की क्या मिली थी, भट्टियां मिली थी। अब साथियों देखना, इस नदी की राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई कितने किलोमीटर है, तो आप लोग बताओगे साथियों इस नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है अपने, तो 100 किलोमीटर है। लंबाई कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा गग्गड़ नदी का, सॉरी कांतली नदी का, इस देखो कांतली नदी में आप कह सकते हो कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से, आप कह सकते हो राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न ये भी बन सकता है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा साथियों पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, कांतली नदी होगी। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी का आप लोग उत्तर कौन सा बताओगे, गग्गड़ नदी, क्योंकि उसकी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, 465 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकल के फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर पाकिस्तान में जा रही थी। इसका मतलब इसका पूरा पूरा बहाव राजस्थान में नहीं था।
और इस नदी का, कांतली नदी का उद्गम भी सीकर से है और अंत भी झुंझुनू में यानी राजस्थान में ही बहती है, और इस नदी की लंबाई भी 100 किलोमीटर है। तो ये राजस्थान में कह सकते हो कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी होगी। उस नदी का नाम साथियों आप कौन सी नदी बताओगे? कांतली नदी होगी। खंडेला सीकर से निकल रही है, चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाके खत्म होती है। सीकर में सभ्यता का नाम होगा गणेश्वर सभ्यता, जिसे आप ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हो? जननी कहा जाता है। और यहाँ झुंझुनू के अंदर सभ्यता का नाम होगा सोनारी सभ्यता, जहां पर लोहा गलाने की क्या मिलती थी? पट्टियां मिली थी। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में साथियों ध्यान रखना, तंवर राजपूत वंश रहा करता था। तंवर जाति के राजपूतों का शासन था। राजपूत वंश ये वैसे तंवर दिल्ली के ऊपर भी शासन कर चुके थे। तंवर राजपूती वंश यहाँ का क्षेत्र था, जिसके कारण साथियों वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र जो है ना साथियों, वो किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? अपने तो तोरावाटिन बेसिन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रश्न ये बनेगा कि कांतली नदी के बेसिन को राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका उत्तर होगा तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से पुकारते? तोरावाटी बेसिन। क्यों पुकारते? क्योंकि तंवर जाति का राजपूती वंश रहा करता था, ठीक है ना, तंवर जाति का राजपूत वंश रहा करता था। ऐसे आप इस कौन सी नदी को पढ़ सकते हो? कांतली नदी को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका छोटी सी नदी है, ज्यादा टप नहीं है। हो गया गुरुजी? ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अब देखना गुरुजी आगे नदियां और कौन कौन सी, जो आंतरिक प्रवाह की नदियां लगभग आपकी खत्म होने वाली है। अब देखना साथियों, यहां इस प्रकार से एक झील आती है साथियों, उस झील का नाम क्या होगा? आप बोलोगे साथियों उस झील का नाम तो होगा अपने सांबर झील, जो कौन से जिले में लगती है? तो आप कहोगे गुरुजी जयपुर में लगती है। सांबर झील वैसे जयपुर में ही लगती है। अब साथियों सांबर झील में वैसे 4 नदियों का अंत होता है। पहले नंबर की नदी साथियों यहां से निकलेगी, इस जगह से। जयपुर में साथियों एक स्थान लगता है, उस स्थान का नाम है अपने कौन सा? तो मनोहरपुरा जयपुर। मनोहरपुरा की पहाड़ियां लगती है साथियों अपने कौन से जिले में? जयपुर जिले में लगती है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम आप कौन सी नदी बताओगे? तो नदी का नाम बताओगे कौन सी? मेंथा नदी। मनोहरपुरा जयपुर से निकलती मेंथा नदी, और सीधी इस प्रकार से बहते हुए साथियों मेंथा नदी आकर के गिर जाती है, नागौर से होते हुए आती है, जयपुर से आती है, फिर आती है नागौर, फिर आती है जयपुर, नागौर साइड में आकर के किस झील में गिर जाती है? सांबर झील। इस प्रकार से वैसे मेंथा नदी को आप मेंढा भी कह सकते हो, हाँ दोनों ही इसी के नाम है, मेंढा नदी। मनोहरपुरा जयपुर से निकल रही है और इस प्रकार से सांबर झील में आकर के यहां आकर के सांबर में खत्म हो जाती है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा साथियों कि सांबर झील में गिरने वाली लंबी नदी कौन सी है? तो सांबर झील में गिरने वाली लंबी नदी आपकी कौन सी होगी? मेंथा नदी होगी। इसके किनारे पर साथियों ध्यान रखना, यहां नागौर जिला लगता है, और नागौर के अंदर एक स्थान है साथियों, उस स्थान का नाम है अपने लुणवा, और लुणवा के अंदर साथियों इस नदी के किनारे पर क्या बने हुए हैं? तो आपका उत्तर होगा नागौर के अंदर इस नदी के किनारे पर लुणवा के अंदर जैन मंदिर बने हुए हैं। प्रश्न खत्म हो गया। मनोहरपुरा जयपुर, तो मनोहरपुरा जयपुर से निकल रही है आपकी मेंथा नदी, और मेंढा नदी कहते हैं सांबर में खत्म हो गई, और लुणवा नागौर में साथियों इसके किनारे पर क्या बना? जैन मंदिर बना, ठीक है। अब देखना साथियों यहां दक्षिण में इस तरफ, 1 मिनट में देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा क्या? ठीक है दिखाई दे रहा। तो यहां जो एक पहाड़ी होती है साथियों, इस स्थान का नाम क्या होता है? तो आप कहोगे गुरुजी इस स्थान का नाम होता है अपने कौन सा? तो सलेमाबाद। सलेमाबाद, और सलेमाबाद नामक स्थान साथियों गौर करना, ये राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? आप कहोगे सलेमाबाद तो गुरुजी अजमेर में लगता है, ठीक है। इस सलेमाबाद अजमेर से साथियों गौर करना एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती है, और वो नदी सीधी आकर के साथियों कौन सी नदी में खत्म हो जाती है? अपने तो सांबर झील में खत्म हो जाती है। सलेमाबाद से निकली और सांबर झील में खत्म होगी। इस नदी का नाम क्या होगा साथियों? तो गौर करना, इस नदी का नाम होगा आपकी कौन सी? अपने तो रूपनगढ़ नाम की नदी होगी, रूपनगढ़। सलेमाबाद की पहाड़ियां अजमेर से निकल रही है, और इस नदी का अंत हो रहा सांबर झील के अंदर, और यह नदी सांबर की दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। दक्षिण दिशा से इधर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। इस नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में साथियों का ध्यान रखना, एक ही चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। प्रश्न ये बनेगा
राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो सलेमाबाद अजमेर में है। और किस नदी के किनारे पर है? रूपनगढ़ नदी के किनारे पर है। इस प्रकार से सांबर में दो नदियां तो आ गई, मेंथा और रूपनगढ़। दो नदियां साथियों एक यहां से आती है, इस नदी का नाम आप बोलोगे कौन सी नदी होगी अपने? तो खारी नदी होगी। और खारी नदी के बाद साथियों ध्यान रखना, यहां से एक नदी और आएगी और उस नदी का नाम होगा कौन सी अपने? तो खंडेला नदी। प्रश्न बनेगा कि मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। एक बार मेरे साथ में बोलना, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। मेंथा ऊपर से, रूपनगढ़ दक्षिण से, फिर खारी और खंडेला, दो नदियां छोटी छोटी है। ये चारों नदियां किस झील में गिरती है साथियों अपने? तो सांबर झील में। इसके दक्षिण में गिरने वाली नदी कौन सी होगी? रूपनगढ़ नदी होगी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसका भी छोटी छोटी नदियां आंतरिक प्रवाह की है, उनको आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना ऐसे ही। देखो इनका जितना नोट्स आप नदियों का डायग्राम से बनाओगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। अब देखना अगली नदी। गुरुजी अगली नदी कौन सी है साथियों? गौर करना, अगली नदी जो होगी उस नदी का नाम होगा कौन सी अपने? तो कांकणी नदी। कांकणी नदी के दो तीन उपनाम है। इस नदी को आप लोग साथियों ध्यान रखना, इस नदी को आप लोग मसूरदी नदी भी कहते हो। और इस नदी को मसूरदी के साथ साथ साथियों गौर करना, इस नदी को आप लोग कांकणी के नाम से पुकारते हो। तीनों नाम एक ही है। आप लोग इसे कांकणी नदी बोलो, मसूरदी बोलो, चाहे कांकणी बोलो। कांकणी, मसूरदी और कांकणी, कांकणी, मसूरदी और कांकणी। अब निकलती कहां से साथियों? तो ध्यान रखना, इस तरफ। ये आपका जैसलमेर साइड में आएगा, इस तरफ। ठीक है ना, ये आपका पाकिस्तान का बॉर्डर आ चुका है इधर, ये आपका पाकिस्तान लग जाएगा, ये आपका जैसलमेर है। तो जैसलमेर के अंदर साथियों यहां एक स्थान लगता है, गांव लगता है यहां पर। उस गांव का नाम क्या लगेगा साथियों? तो आप लोग बोलोगे साथियों इस गांव का नाम लगेगा कोटरी गांव। और ये कोटरी नामक गांव साथियों गौर करना, ये राजस्थान के कौन से जिले में लगेगा? आप बोलोगे गुरुजी कोटरी गांव जैसलमेर में लगेगा। यहां से इसका उद्गम होता है और ये कोटरी गांव जैसलमेर से बहने के बाद सीधी रास्ता ऊपर की ओर जाती है यहां पर। और जैसलमेर में 17 किलोमीटर बहती है। और आगे की ओर जाने के बाद साथियों गौर करना, एक झील आती है मीठे पानी की, और उस झील का नाम होगा साथियों अपने कौन सी? तो बूझ झील। और इस बूझ झील जैसलमेर के अंदर जाकर के इस नदी का साथियों क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक साथियों गौर करना, इस नदी की जो टोटल लंबाई होगी वो लंबाई साथियों आपकी कितने किलोमीटर होगी? आप 17 किलोमीटर बताओगे। राजस्थान में साथियों गौर करना, प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी होगी? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी का नाम होगा कौन सी साथियों? तो अपने कांकणी नदी होगी। ठीक है ना, कांकणी नदी जिसे आप लोग मसूरदी या कांकणी भी कहते हो, ये उद्गम होता है कोटरी गांव से, अंत होता है बूझ झील में। इसकी लंबाई होगी 17 किलोमीटर और यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी होगी। इस प्रकार से पढ़ लेना इनको, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। इनका छोटी छोटी नदियां ज्यादा टफ नहीं है। एक नदी साथियों यहां से निकलती है, भरतपुर जिला लगता है ना, इस भरतपुर जिले से निकलेगी। कहां से निकलेगी गुरुजी? भरतपुर जिले से निकलेगी। भरतपुर से निकलने के बाद साथियों आगे की ओर जाएगी और आगे जाने के बाद साथियों आगे की ओर जाती है। और भरतपुर में साथियों इस नदी के ऊपर ध्यान रखना, एक बांध आता है, उस बांध का नाम होता अपने कौन सा? उस बांध का नाम आता साथियों अपने बंद बारेठा बांध। कौन सा बांध आता है? बंद बारेठा बांध, जो कौन से जिले में लगता है? ये साथियों आपके भरतपुर जिले में लगता है। इस नदी का नाम क्या होगा? तो आप बोलोगे साथियों इस नदी का नाम काकुंद नदी होगी। कौन सी नदी होगी? काकुंद नदी। भरतपुर से निकलती है और भरतपुर से निकलने के बाद बंद बारेठा बांध में जाकर के भरतपुर में खत्म हो जाती है। ये बंद बारेठा बांध कह सकते हो साथियों कि भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न बनेगा भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो आप कौन सा बताओगे? बंद बारेठा बांध बताओगे। भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध बंद बारेठा बांध। ठीक है ना, भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है बंद बारेठा बांध। इसकी आकृति पूछ लेता कहीं बार, तो इस बांध की आकृति साथियों ध्यान रखना, इस आकृति जहाजनुमा है। प्रश्न बनेगा कि जहाजनुमा आकृति वाला राजस्थान में बांध कौन सा? आप कौन सा बताओगे? बंद बारेठा बांध, जो भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें काकुंद नदी का अंत होता है, जहाजनुमा आकृति है। इस नदी पर साथियों भरतपुर जिले के अंदर एक अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य का नाम भी है बंद बारेठा, इसमें बहती है। इस नदी पर भरतपुर जिले में साथियों ध्यान रखना, जलप्रपात का निर्माण होता है, वाटरफॉल।
और उस जलप्रपात का नाम होगा अपने कौन सा साथियों? तो प्रपात दीर झल नाम का झरना बनता है, और दीर झरना भी राजस्थान के भरतपुर जिले में लगता है। कौन सी नदी पर लगता है साथियों? काकुन नदी पर लगता है। दीर जलप्रपात भरतपुर में है, काकुन नदी पर। भरतपुर से निकलती है, बंदबारेठा में खत्म हो जाती है। बंदबारेठा बांध भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है, आकृति कैसी है? जहाजनुमा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी है यहीं पर ही देख लेना। इस तरफ छोटा सा राजस्थान का मैप बना लेता हूं, और इसी मैप के ऊपर ही आपको समझना साथियों की राजस्थान की कौन कौन सी नदियां है। जो देखो साथियों, देखना यहां आपके एक स्थान लगता है जयपुर के अंदर। उस स्थान का नाम क्या लगेगा साथियों अपने? तो सेवर, सेवर पहाड़ी। गुरजी कौन से जिले में लगेगी? आप बोलोगे गुरजी सेवर की पहाड़ी कौन से जिले में लगेगी? जयपुर जिले में लगेगी। ठीक है ना, सेवर पहाड़ी जयपुर के अंदर है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है साथियों। उस नदी का नाम आप कौन सी नदी बताओगे अपने? तो साबी नदी बताओगे। प्रश्न यही बनेगा, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। फिर दोस्तों जयपुर से निकलने के बाद यह नदी सीधी आगे की ओर जाती है। अपने आगे कौन से जिले में चली गई अपने? तो अलवर में चली गई। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी साबी नदी है। अलवर की वैसे इसे जीवन रेखा कहते हैं नदी को। अलवर जिले की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। कौन से जिले की कहते हैं? अलवर की। मोस्टली वो थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर दोस्तों आगे की ओर जाती है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर साथियों एक गांव, एक जगह आती है अपने जिसका नाम है अपने नजफगढ़। झील का नाम है अपने नजफगढ़ झील। पटौदी तहसील के अंदर लगती है, और ये हरियाणा के अंदर जाकर के इस नदी का क्या हो जाता है साथियों? अपने अंत हो जाता है। नजफगढ़ झील, पटौदी गांव, हरियाणा, यहां पर साबी नदी का अंत हो जाता है। जीवन रेखा कहते हैं अलवर की। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और नजफगढ़ झील में खत्म हो जाती है पटौदी हरियाणा से। इस नदी के किनारे यहां जयपुर में एक सभ्यता है, और उस सभ्यता का नाम पूछा जा चुका है कई बार। प्रश्न ये भी बनेगा कि बताओ जोधपुरा सभ्यता जयपुर में किस नदी के किनारे पर? आप तो कौन सी नदी बताओगे? साबी नदी। ठीक है ना, साबी नदी अलवर की जीवन रेखा सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, नजफगढ़ पटौदी गांव हरियाणा में जाके खत्म हो जाती है। इसके किनारे सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता किस जिले के अंदर है? अलवर में। ठीक है ना, इसको एक बार आप ध्यान। और इसका हाँ, जब बाढ़ आता है तब पानी दिल्ली तक भी जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर पूछा तो नहीं है कई बार, लेकिन पूछ ले थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखो एक नदी और बची। देखो छोटी छोटी नदियां हैं, ज्यादा माथा पच्ची नहीं है। यहां ऐसे, यहां पर एक पहाड़ी लगती है अपने अलवर के अंदर। उन पहाड़ियों का नाम क्या है साथियों? तो उन पहाड़ियों का नाम है अपने उदयनाथ की पहाड़ियां। कौन से जिले में लगेगी? तो आपका उत्तर होगा अलवर में लगेगी। ठीक है ना, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर। यहां से एक नदी का उद्गम होता साथियों। उस नदी का नाम क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा साथियों, उस नदी का नाम होगा अपने रूपारेल नाम की नदी। कौन सी नदी होगी? रूपारेल नदी। इस प्रकार से बहती है, आगे की ओर जाती है। यह आगे की ओर जाती है साथियों, भरतपुर जिले के अंदर एक झील आती है अपने, और उस झील का नाम साथियों गौर करना, कौन सी झील होगी अपने? तो मोती झील। मोती झील कौन सी जिले के अंदर है? भरतपुर। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं भाई। मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। इस नदी पर भरतपुर जिले में एक बांध बना हुआ है यहां, उसका भी नाम ध्यान रखना है। गुरजी कौन सा बांध है? सीखरी बांध है। सीखरी बांध भरतपुर में है। जिस कौन सी नदी के ऊपर है? रूपारेल। ये रूपारेल नदी वैसे अलवर के अंदर जो आपका सरिस्का अभ्यारण्य लगता है ना, सरिस्का अभ्यारण्य, उस सरिस्का अभ्यारण्य में बह करके भी निकलती है। ये भी थोड़ा सा विशेष बात है, ध्यान रख लेना। सरिस्का अभ्यारण्य में बहने वाली नदी कौन सी है? रूपारेल। उदयनाथ से निकलती है, मोती झील में खत्म होती है, सीकरी बांध बना भरतपुर में। इस नदी के 2-3 उपनाम हैं। इस नदी को लसवारी भी कहते हैं, वराह नदी भी कहते हैं।
इसी नदी के उपनाम है, 2-3 जो याद रख लेना। उदयनाथ से निकली लसवारी वराह है, सीकरी बांध मोती झील भरतपुर में खत्म हो। सर इसका अभ्यारण थोड़ी सी है, छोटी छोटी नदियाँ, ज़्यादा माथा पच्ची की बात नहीं है। एक नदी और है, देख लो यहाँ इस क्षेत्र में लगती पहाड़ी साथियों, उस पहाड़ी का नाम है अपने कौन सी, बेराट, जयपुर में लगता है। कमेंट करके बताना कौन सी नदी का उद्गम होगा अपने तो, बाणगंगा। बेराट जयपुर से बाणगंगा नदी निकल रही है, सीधी आगे की ओर जा रही है इस प्रकार से, आगे की ओर जा रही है इस प्रकार से। बेराट जयपुर से निकल रही है, आगे की ओर जा रही है। आगे एक जिला आ गया, उस जिले का नाम है भरतपुर। बीच में जिला आ गया, उस जिले का नाम है दौसा। बाणगंगा बेराट से निकल रही है, फिर दौसा और फिर भरतपुर में जा रही है। फिर भरतपुर में जाकर के वर्तमान में इस नदी का अंत हो जाता है, जबकि पहले ये नदी आगे जाकर के किस नदी में मिल जाती थी अपने तो, यमुना में मिलती थी। हाँ, पहले ये नदी यहां फतेहाबाद, यूपी में एक स्थान का नाम है फतेहाबाद यूपी, वहां जाकर के पहले ये यमुना में मिलती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं मिलती है। वर्तमान में भरतपुर के मैदानों में खत्म हो जाती, जिसके कारण पहले ये बंगाल की खाड़ी में आती थी, लेकिन अभी यह आंतरिक प्रवाह में आती है। इसे रुंडित नदी कहते हैं। पूछा भी जा चुका कि रुंडित या रुंड नदी किसे कहते हैं, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा था। रुंडित नदी आपके बाणगंगा नदी को कहते हैं, क्योंकि ये पहले आंतरिक प्रवाह, पहले बंगाल की खाड़ी का तंत्र में आती है और अभी ये आंतरिक प्रवाह में। पूछा भी जा चुका है, कई किताबें आज भी इसको बंगाल की खाड़ी में लिखती है, लेकिन ये आंतरिक प्रवाह में आ चुकी है, क्योंकि अब पानी भरतपुर से आगे नहीं जाता है, पहले फतेहाबाद में जाकर के यमुना मिल जाए। इस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, क्योंकि इसे अर्जुन ने निकाली थी अज्ञातवास के दौरान। अर्जुन की माता को जब प्यास लगी थी ना, तो प्यास के दौरान उसने निकाली थी। इस नदी को ताला नदी के नाम से भी पुकारते हैं, ताला नदी। इसकी 2-3 सहायक नदियां हैं ऐसे, एक नदी, 2 नदी, 3 नदी, 3 सहायक नदियां इसकी। एक नदी का नाम तो अपने सुर्रा नदी, एक नदी का नाम है अपने गोमती नदी, और एक नदी का नाम है नाली नदी, सुगना। सुरा, गोमती, नाली, सुरा, गोमती और नाली, 3 सहायक नदियां इसकी, सुरा, गोमती और नाली। उपनाम है रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी। लगभग 240 किलोमीटर अपने यहाँ राजस्थान में इसकी लंबाई है, 240 किलोमीटर। तो बाकी तो 380 किलोमीटर है टोटल। तो यहाँ से लगाकर फतेहाबाद राजस्थान में लंबाई 240 किलोमीटर है। सुरा, गोमती, नाली 2 सहायक नदियाँ। ये वैसे यहाँ जयपुर के अंदर, सॉरी भरतपुर में गना पक्षी में बहती है। मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, गंभीर नदी वाले में, कि गना पक्षी विहार में राजस्थान की 2 नदियां बहती है। एक तो बाणगंगा नदी, एक कौन सी होगी, गंभीर नदी, ठीक है ना। तो गना पक्षी विहार में बहती है, और एक जयपुर में बहती है यहाँ पर, जमवाई रामगढ़, जो ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हो ना आप लोग, जमवाई रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में लगता है। जमवाई माता का मंदिर बना हुआ इसके किनारे पर, यहाँ पर बहते हैं। रामगढ़ बांध भी बना है इससे, गना पक्षी विहार में बहती है, जमवाई रामगढ़ में बहती है, गना पक्षी विहार में रामगढ़ बांध बना है। आपका प्रश्न बनेगा कि बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? उत्तर होगा कौन सा, बाणगंगा नदी के किनारे पर। बाणगंगा नदी बेराट जयपुर से निकली, अंत हो गया भरतपुर में, पहले फतेहाबाद में होता था। उपनाम 3 है, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी। 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। 3 सहायक नदियाँ, सुगना, सुर्रा, गोमती और नाली। जमवाई रामगढ़ जयपुर में बहती है, और गना पक्षी में भरतपुर में बहती है। सभ्यता का नाम होगा कौन सी, बेराट सभ्यता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, धीरे धीरे आराम से पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगी, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है। देखो ये आपका राजस्थान है, नदियों का टॉपिक खत्म हो चुका है। राजस्थान देखो सर्वाधिक, देखो इस तरफ ये आपका पश्चिमी राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान। नदियां पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा है, पश्चिमी राजस्थान में कम है। यहाँ जोधपुर संभाग,
प्रश्न बनेगा, जो आपका जोधपुर संभाग है ना, यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती है, ऐसे जैसे कि लूणी हुई, जितनी भी नदियाँ होगी इधर से जोधपुर संभाग से निकलने वाली नदियाँ, सभी नदियाँ, सभी ऑल ओवर, वो अपने कौन से सागर में गिरती है? अपने तो अरब सागर में गिरती है। जबकि इधर से ये वाली उदयपुर संभाग, यहाँ एक संभाग लगता है, उस संभाग का नाम है उदयपुर संभाग। यहाँ से उद्गम होने वाली सभी तो नदियाँ नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर नदियाँ कौन सी खाड़ी में गिरती है? तो आप कौन सी खाड़ी का नाम बताओगे? अपने तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जोधपुर संभाग की लगभग सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती है और उदयपुर संभाग की अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नदी। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो कौन सा होगा? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछे तो कौन सा होगा? चित्तौड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, जिला पूछे तो चित्तौड़। न्यूनतम नदियों वाला और न्यूनतम नदियों वाला संभाग और न्यूनतम नदियों वाला जिला आपका पूछे तो कौन सा होगा? बीकानेर। संभाग पूछे तो भी बीकानेर है और जिला पूछे तो भी बीकानेर। वैसे जिले में बीकानेर के बाद चूरू भी आता है, लेकिन आपका दोनों ही ऑप्शन है तो आप बीकानेर सही करोगे। देखो, क्योंकि बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, जबकि चूरू में एक बार बाढ़ के दौरान आज के लगभग 40-45 साल पहले अपने कांतली नदी का पानी गया था। तो आपको प्रश्न बनेगा, ऐसी कौन सा जिला जिसमें एक भी बार पानी नहीं गया नदियों का? तो आपका बीकानेर ही होगा केवल, जबकि चूरू में गया है। लेकिन धीरे धीरे चूरू में भी पानी अब नहीं जाता है, बहुत सालों बाद में जाता है, इसलिए धीरे धीरे बीकानेर के बाद चूरू का नाम भी लेने लगे। विश्व का एकमात्र देश है जिसका नाम है अपने सऊदी अरब, जहां पर एक भी नदी नहीं है, और राजस्थान का जिला है बीकानेर जिसमें एक भी नदी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस तरह। सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर संभाग से होता है, न्यूनतम नदियों का उद्गम बीकानेर संभाग से ही होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट में कभी आपको पूछ ले तो, बाकी ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो, राजस्थान के कुछ झरने हैं, यहाँ पर आपको झरने भी ध्यान रखने। देखो, यहाँ एक झरना है जिसका नाम होगा कौन सा? तो उस झरने का नाम है भीलबेरी, प्रतापगढ़। एक झरना यहां पर जिसका नाम है चूलिया, वे ये से सबसे ऊंचा है। चूलिया कहाँ लगता है? चित्तौड़ में सबसे ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? तो आप बताओगे 18 मीटर ऊंचा है। कौन सी नदी पर है? तो आप बताओगे चंबल नदी पर है। ठीक है ना। एक यहाँ है जिसका नाम है मेनाल, भीलवाड़ा में लगता है। एक यहाँ जिसका नाम है अपने भीमलत, बूंदी में लगता है। एक यहाँ जिसका नाम है दीर, काकुल नदी पर है, भरतपुर में लगता है। एक यहाँ जिसका नाम है अपने दामोह है, धौलपुर में लगता है। झरने पूछा तो नहीं है, भीलबेरी, प्रतापगढ़, मेनाल, भीलवाड़ा, चूलिया, चित्तौड़ ऊंचा 18 मीटर, भीमलत, बूंदी। ये वैसे मेज नदी पर है, सॉरी मांगली नदी पर। मेज की सहायक नदी है मांगली। ये वैसे मेनाल नदी के ऊपर ही है, ये दीर काकुल नदी पर है। ये वैसे चंबल नदी के ऊपर ही है। बाकी भीलबेरी प्रताप। एक यहां पर है जिसका नाम अपने सावन भादो, अरना झरना, बाण गंगा, जोधपुर। ये आपके राजस्थान के कुछ जलप्रपात है, वाटरफॉल, झरना। देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना कौन सा? चूलिया, चित्तौड़ के अंदर है, 18 मीटर ऊंचा है। यहां थोड़ा कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं, नदियों के अंदर ही यहां ध्यान रखना आपको विश्व का, यहां ध्यान रखना आपको भारत का, और यहां ध्यान रखना आपको राजस्थान का। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? आप बताओगे विश्व का सबसे ऊंचा झरना का नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात।
कहाँ लगता है? ये लगता है अपने केरो नदी पर, वेनेजुएला में है, दक्षिणी अमेरिका में, लगभग 979 मीटर ऊंचा है। ऐसे आप जब गूगल मैप पर सर्च करोगे ना तो ऐसे केवल धार से दिखाई देगी, एक छोटा सा, नहीं बहुत ऊंचा है ये, विश्व का ऊंचा एंजिल जलप्रपात है, केरो नदी पर है, वेनेजुएला में 979। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? उसका नाम है जोग। जोग का ही नाम रखा गया गांधी, और गांधी का ही नाम क्या है? तो उसका ही नाम है अपने गरसोप्पा। शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक में लगता है, ऊंचाई 253 मीटर है। जोग, गांधी, गरसोप्पा शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक में 253 मीटर ऊंचा है। ये अपने भारत का सबसे ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? चूलिया है, चंबल नदी के ऊपर है, चित्तौड़ जिले में है, 18 मीटर ऊंचा है। जैसे चूलिया, जैसे चंबल, जैसे चित्तौड़, राजस्थान का, ये भारत का, विश्व का है। थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए ध्यान रख लेना, नोट डाल डाल के लिख लेना इसको, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और नदियों वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, अब आगे अपना जो भी होगा नदियों, झीलें, सिंचाई परियोजना जो ले लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। जो नहीं देख पा रहा है वो बाद में देख लेना वीडियो को, लेकिन पहुंचा देना इसको सभी तक।